So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So आज अपन रिवाइज करने वाले हैं छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। आपके मॉड्यूल में देखिएगा 3 चैप्टर्स इकट्ठा दिए हुए हैं, एक ड्यू डिलिजेंस, एक इन्वेस्टिगेशन, एक फॉरेंसिक ऑडिटिंग, ठीक है ना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग रेदर। चैप्टर का नाम अब चेंज हो गया है, इट इज ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। लेकिन मैं आपको तीनों चैप्टर अलग अलग से रिवाइज कराऊंगा, बट पीडीएफ नोट्स तीनों का कॉमन रहने वाला है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द गूगल ड्राइव लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिफोर वी स्टार्ट विद द रिवीजन, भाई वीडियो को लाइक करो, कंजूसी मत करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी से अभी, राइट। सो बहुत मजा आने वाला है अपने को इस रिवीजन सीरीज में। हर चैप्टर का रिवीजन जरूर देखिएगा एंड मैं वादा करता हूं आपको ट्रेमेंडसली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो फटाफट ड्यू डिलिजेंस के चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है सर। ड्यू डिलिजेंस भी एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, मगर यहां पे डिफरेंस क्या है कि बेसिकली मान लीजिए एक इन्वेस्टर ना कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाला है। अब बिफोर मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन ही वांट टू जज द फिजिबिलिटी ऑफ हिज डिसीजन, यार कि मैं ये फाइनेंशियल डिसीजन जो लेने वाला हूं, क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन मेरे लिए फिजिबल है, नहीं है, मेरे लिए फायदे का सौदा है, नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन वो जो पार्टिकुलर इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, वो इन्वेस्टर एक ड्यू डिलिजेंट ऑफिसर, एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकता है और बोल सकता है कि यार आई एम लुकिंग फॉर दिस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड प्लीज लेट मी नो कि मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और वो जो अकाउंटेंट है, वो जो ड्यू डिलिजेंट ऑफिसर है, वो क्या करेगा, आप जिस पार्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो उस कंपनी के बारे में वो सारा इंफॉर्मेशन पता लगाएगा, उनके डायरेक्टर्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता लगाएगा एंड सारा कुछ पता लगाकर फाइनेंशियल पोजीशन, इंटीग्रिटी, एवरीथिंग, वो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट दे देगा कि आपने उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रादर अगर मैं आपको कहूं तो ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा, मान लीजिए लेट अस से ए कंपनी बी कंपनी का साथ मर्जर करना चाह रही है या ए कंपनी बी को एक्वायर करना चाह रही है, तो बी पार्टिकुलर जो कंपनी होगा ना जिसको ए एक्वायर करना चाह रहा है, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि यार देखो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा है, ये है, वो है। वो ड्यू डिलिजेंट ऑफिसर वेरीफाई करेगा सब कुछ बराबर है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ड्यू डिलिजेंस। नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये देखा जाता है इन कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन, बाईबैक ऑफ शेयर्स हो गया, मर्जर्स एमलगमेशन हो गया, इन सारी चीजों में ड्यू डिलिजेंस का टर्म यूज किया जाता है। ड्यू डिलिजेंस ऑडिट से बहुत ही अलग है। ऑडिट का मतलब आप सब जानते हो सर कि ऑडिट क्या होता है, आई डोंट नो टू इलैबोरेट ऑन दैट, एंड ड्यू डिलिजेंस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। हाँ, ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में कुछ सिमिलैरिटीज है। ड्यू डिलिजेंस भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, और बाकी जब इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक अपन डिस्कस कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी। तो देखिएगा सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस का पर्पस क्या है, ड्यू डिलिजेंस का कारण क्या है। तो देखो भाई, सामने वाला दिखा रहा है कि मेरा बिजनेस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है, टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही बिजनेस है कि नहीं है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट इन द टारगेट कंपनी एंड अवॉइड ए बैड ट्रांजैक्शन। हर डील में कोई डील किलर डिफेक्ट होता है यार, कि अगर मेरे को उस चीज के बारे में पता चल जाए तो शायद मैं वो डिसीजन लेता ही ना, शायद मैं एक्विजिशन करता ही ना। तो ऐसा कोई डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है उस टारगेट कंपनी में, क्योंकि भाई सामने वाला अपना बिजनेस बेच रहा है तो कोई तो प्रॉब्लम होगा ना बिजनेस में, वरना क्यों बेच रहे हो। टू गेन इंफॉर्मेशन, जो काम का रहेगा फॉर वैल्यूइंग एसेट्स। अब मान लो मेरे को सामने वाली कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो भी नेगेटिव असर्शंस का पता चलेगा, उनको यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, प्राइसेस का नेगोशिएशन कर सकता हूं, वैल्यूएशंस निकाल सकता हूं। एंड टू वेरीफाई दैट द ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। So these are the reasons for due diligence. Then we have classification of due diligence. Classification of due diligence जिसको याद करना बहुत ही आसान है। Classification of due diligence. मुझे रास्ते में प्रियंका चोपड़ा मिलती है और प्रियंका चोपड़ा बोलती है, सानिध्य सर प्लीज मेरे टैक्स फाइल का ड्यू डिलिजेंस कर दीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस इज प्रियंका चोपड़ा के टैक्स फाइल का ड्यू डिलिजेंस। क्या बात कर दी। तो व्हाट इज प्रियंका चोपड़ा के टैक्स फाइल का ड्यू डिलिजेंस। पी से होता है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, इसका मतलब जो लोग हैं वो कैसे हैं, पर्सनल पॉलिसीज कैसी है। सी का मतलब होता है कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, कि जो डील अपन एंटर करने वाले हैं वो कॉमर्शियली वायबल है कि नहीं है। उसके बाद होता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस, कि टारगेट कंपनी ने टैक्सेस पे किया है कि नहीं किया और उसका टैक्स इफेक्ट क्या है मर्जर वगैरह का। उसके बाद आता है फाइल, यानी एफ फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस के बाद किया जाता है, जहां सामने वाले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद आता है आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, कि टारगेट कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बराबर है कि नहीं है। उसके बाद एल फॉर लीगल ड्यू डिलिजेंस, कि जो टारगेट कंपनी है वो लॉ रेगुलेशन कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। और ई फॉर इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, कि जो टारगेट कंपनी है वो इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसका ओवरऑल बिजनेस
एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये अलग अलग टाइप्स के ड्यू डिलिजेंस हो गए। उसके बाद स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसको आप याद कैसे करोगे कि यार फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का स्कोप कौन बना रहा है पता है, टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर। टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर स्कोप बना रहा है अपनी कंपनी के फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, और कहां में बैठकर बना रहा है पता है, बार में बैठकर बना रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, यस बार में बैठकर बना रहा है। बोलते हैं बार में नहीं बैठेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा, जब तक 2 शॉट नहीं मारेंगे तब तक दिमाग ही नहीं चलेगा। तो बार में बैठकर टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर रहा है स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस, यानी स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस याद करने का फॉर्मूला है बार टीसीएस एफएम, बार टीसीएस एफएम। तो बी से हो गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी, बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स, कि कंपनी का टारगेट, कंपनी का हिस्ट्री कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी की पास्ट क्या रही है, कंपनी अगर कभी डाउनफॉल में गई है तो कंपनी ने रिवाइव कैसे किया अपने आप को, कंपनी के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें। देन ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो की जा रही है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आर से रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि पिछले 5-7 सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम तो नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस तो नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। एंड मेन इंफोसिस दिया जाता है यहां पे कि सर कोई हिडन लायबिलिटीज तो नहीं है, एंड कुछ ओवर वैल्यूड एसेट्स तो नहीं है, कुछ हिडन लायबिलिटीज तो नहीं है, ओवर वैल्यूड एसेट्स तो नहीं है। फिर टैक्सेशन वाला पार्ट, कि टारगेट कंपनी जो है टैक्सेस वगैरह पे कर रही है कि नहीं कर रही, मर्जर वगैरह का टैक्स इफेक्ट क्या होने वाला है। सी से कैश फ्लो, कि उनका कैश फ्लो पैटर्न क्या है, वो कैश फ्लो उतना जनरेट कर पाती है क्या कि अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए। उसके बाद स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, कि टारगेट कंपनी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि यार वो कुछ कांड करेंगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वगैरह पे नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो एक्वायरर कंपनी है उसको ही भुगतना पड़ेगा बाद में। उसके बाद एफ फॉर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो यहां पे जो एक्वायरर कंपनी है वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि पास्ट का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो ये भी जानना चाहेगा कि भविष्य में प्रॉफिटेबिलिटी का क्या प्रोजेक्शन है। और फाइनली मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, कि टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, टारगेट कंपनी का एम्प्लॉइज कैसा है, क्योंकि यार उनका मैनेजमेंट अच्छा होगा, उनके एम्प्लॉइज अच्छे होंगे तो अपने को भी बेनिफिट मिलेगा ना कि वी कैन कंटिन्यू विद देम, सो वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद अस और नॉट। ये सारी चीजें देखनी होंगी। उसके बाद हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल सी चीज है सर। आपको अगर ड्यू डिलिजेंस का ऑफिसर मिलता है, मेक श्योर कि आपके पास टीम अच्छी हो, और आपको क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस एकदम ओपन माइंड से शुरू करना है। तो ओपन माइंड से शुरू करना है, मेक श्योर कि टीम अच्छी हो। एक चीज याद रखिएगा सर, आप अकेला ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाओगे, आपको मदद चाहिएगी, आपको अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट्स चाहिएंगे, ठीक है ना। आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट चाहिएगा, टैक्स का चाहिएगा, लीगल का चाहिएगा, मार्केटिंग का चाहिएगा, टेक्नोलॉजी का चाहिएगा, चाहे आप इन हाउस रखें चाहे आप एडवाइस लें, तभी आप क्या कर सकोगे, 360 डिग्री व्यू ले सकोगे एक्विजिशन कैंडिडेट का। फिर आपने क्या करना होगा, कस्टमर से बात करना होगा, सप्लायर से बात करना होगा, बिजनेस पार्टनर से बात करना होगा, हर किसी से बात करना होगा। आपने एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लेना होगा ताकि कोई रिस्क ना रहे। और फाइनली आप क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दोगे। फाइनली आप क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दोगे। तो स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल, गेट हेल्प इन ऑल द मेजर एरियाज। जाइए कस्टमर्स वगैरह से बात कीजिए, सप्लायर से बात कीजिए, बिजनेस पार्टनर से बात कीजिए, एम्प्लॉइज से बात कीजिए, और एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लेते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इशू कीजिए। फिर कंटेंट्स क्या क्या होंगे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेसिक चीजें कि ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है सर, सर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, स्कोप क्या है सर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, बिकॉज हर किसी को समरी में इंटरेस्ट होता है, तो एग्जीक्यूटिव समरी हो गया, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी हो गया। मतलब ये बेसिक चीजें हैं कि तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो यार कि ये तुम्हारे रिपोर्ट में आएगा। उसके अलावा तुमने ड्यू डिलिजेंस में जिस भी चीज का असेसमेंट किया था वो सारा कुछ रिपोर्ट में आएगा। अब असेसमेंट किस किस चीज का किया था बताओ, असेसमेंट किस किस चीज का किया था। तुमने मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर का असेसमेंट किया था कि मैनेजमेंट में कौन कौन है, तुमने फाइनेंशियल लायबिलिटीज का असेसमेंट किया था, तुमने एसेट्स का असेसमेंट किया था कि एसेट का वैल्यूएशन वगैरह कैसा है, तुमने प्रॉफिटेबिलिटी का असेसमेंट किया था कि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कैसी है, तुमने टैक्सेशन का असेसमेंट किया था, टैक्स ड्यू डिलिजेंस करा था, है ना, तुमने स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज का असेसमेंट करा था, तुमने बाकी भी जो भी पॉसिबल लायबिलिटीज हैं सबका असेसमेंट करा था, और नेटवर्थ का भी असेसमेंट करा था। तो जिन भी चीजों का असेसमेंट करा था वो सारा तुम्हारा रिपोर्ट में आ जाएगा। जिन भी चीजों का असेसमेंट करा था फाइनली तुम्हारा रिपोर्ट में आ जाएगा। फाइनली फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर तुम्हारा कोई कमेंट है तो वो भी तुम्हारे रिपोर्ट में आ जाएंगे, और तुम्हारे कुछ सजेशंस वगैरह हैं वो भी तुम्हारे रिपोर्ट में आ जाएंगे, और तुमने कुछ स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है तो वो भी तुम्हारे रिपोर्ट में आ जाएगा। तो ये सारा हो गया कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। और एक फाइनल टॉपिक है सर
कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करते वक्त, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते वक्त मेजरली जो फोकस कर रहा था ड्यू डिलिजेंट ऑफिसर, वो ओवर वैल्यूड एसेट्स एंड हिडन लायबिलिटीज के ऊपर कर रहा था। तो कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा हिडन लायबिलिटीज, कैसे आइडेंटिफाई करेगा ओवर वैल्यूड एसेट्स? तो अगर हिडन लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है तो अलग अलग लायबिलिटीज के बारे में सोचो। लायबिलिटी कौन कौन सा हो सकता है सर? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो सकता है, वारंटी क्लेम्स हो सकता है, लीज लायबिलिटी हो सकता है, लेबर क्लेम हो सकता है, ग्रेट्युटी लायबिलिटीज हो सकती है। तो व्हेन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट एरियाज, तो हर किसी में हिडन लायबिलिटी हो सकता है। तो आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को रिव्यू कीजिए, हो सकता है बुक्स में ना दिखाया हो। आप सेल्स टैक्स असेसमेंट रिव्यू कीजिए, आप टैक्स लॉ के अंदर कोई लायबिलिटी अराइज होती है उसे देखिए, वारंटी क्लेम्स देखिए, लीज लायबिलिटीज देखिए, कोई भी ग्रेट्युटी लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय बेस्ड लायबिलिटी होती है, उनको चेक कीजिए, राइट। लेबर क्लेम्स है उनको देखिए। तो ये सारी चीजें देखिए, आप क्या कर पाओगे? हिडन लायबिलिटीज रिव्यू कर पाओगे। ओवर वैल्यूड एसेट्स, यानी कौन से एसेट्स ओवर वैल्यूड है, तो एसेट्स के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट भी ओवर वैल्यूड हो सकता है, इन्वेंट्री भी ओवर वैल्यूड हो सकती है, डेटर भी ओवर वैल्यूड हो सकता है, कोई भी एसेट ओवर वैल्यूड हो सकता है, राइट। मशीनें भी ओवर वैल्यूड हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए मशीन, तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, इंपेयरमेंट माइनस नहीं किया, तो मशीन ओवर वैल्यूड हो जाएगा। डेटर, बैड डेप्थ को भी गुड डेप्थ दिखा रहे हैं, तो जो डेटर है वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। एसेट्स, अगर लिटिगेटेड एसेट है मतलब वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। देन इनटेंजिबल एसेट्स, उसका ओवर वैल्यूड होने का खतरा हमेशा है। गुडविल रद्दी भर का भी नहीं है और भर भर के दिखा रखा है, हाई वैल्यूएशन दिखा रखी है। इन्वेस्टमेंट्स, अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेस्टमेंट का पार्टिकुलरली जो है वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो व्हेन वी टॉक अबाउट करंट इन्वेस्टमेंट, बट हाई में किया हुआ है तो मतलब ओवर वैल्यूड हो गया। इन्वेंट्री में सेम कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो, हाई में किया हुआ है ओवर वैल्यूड हो गया। या एकदम एब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, बेकार का इन्वेंट्री है, उसको हाई वैल्यू में दिखा रखा है, तो क्या हो गया? ओवर वैल्यूड हो गया। So major areas to examine: overvalued assets and hidden liabilities, and these are the areas that you need to remember in this very chapter, that is due diligence.